दिस कंप्यूटर स्पॉटलाइट वीडियो। ठीक, आवाज आ रही सबको? यस सर। तो यस सर। हम Yes, लोगों ने sir. लास्ट क्लास में फोर्स शुरू किया था। हम लोगों ने फोर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। फोर्स इज अ पुश और अ पुल दैट कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट ऑफ अ बॉडी। हमने ये पढ़ने के बाद क्या किया था? हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन शुरू किए, जिसमें हमने सीधे पढ़ा न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन? शॉर्ट में कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। या फिर हमने क्या कहा था, पूरा डिटेल में बोलेंगे तो, इफ एन ऑब्जेक्ट ए अप्लाइज अ फोर्स ऑन बी, देन बी अप्लाइज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन ए। इसके बाद हमने इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे कि जो एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होते हैं वो एक साथ लगते हैं, साइमल्टेनियसली लगते हैं। ये बताना मुश्किल है या इम्पॉसिबल है कि कौन सा एक्शन है, कौन सा रिएक्शन है। दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है कि हमारा जो फोर्स है, जो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, उसका नेचर सेम होता है। दोनों सेम लाइन के अलॉन्ग लगते हैं। दोनों कभी सेम ऑब्जेक्ट, दोनों फोर्सेस कभी सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं लगते। और हर एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स को आप एक्शन रिएक्शन फोर्स नहीं कह सकते। हर एक्शन का रिएक्शन होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट ने दूसरे ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया है तो दूसरा ऑब्जेक्ट पहले ऑब्जेक्ट पे फोर्स जरूर लगाएगा, इक्वल लगाएगा और अपोजिट लगाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, इसी सेंटेंस में अगर एक फोर्स पहले ने दूसरे पे लगाया तो दूसरे ने पहले पे लगाया। मतलब एक फोर्स दूसरा ऑब्जेक्ट पे लगा तो दूसरा फोर्स पहले ऑब्जेक्ट पे लगा। तो दोनों फोर्सेस अलग-अलग ऑब्जेक्ट्स पे लग रहे हैं। ये सारे हमारे एक्शन रिएक्शन फोर्सेस का एग्जांपल था। फिर हम लोगों ने शायद न्यूटन्स फर्स्ट लॉ शुरू नहीं किया था। किया था क्या? नहीं किया था ना? सीधे थर्ड लॉ पढ़े थे ना हम लोग? ये थर्ड लॉ भी नहीं पढ़े थे, बता दो। मुझे लग रहा है मैंने थर्ड लॉ पढ़ा है, फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ा है, सेकंड लॉ नहीं पढ़ा है। सर थर्ड लॉ पढ़े थे। सिर्फ थर्ड लॉ पढ़े थे ना? हाँ। तो अब हम शुरू करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ से। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और ये, अच्छा एक सेकंड, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। और ये लॉ क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कहता है कि एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट will remain at rest and object in motion will continue its motion with same speed along same direction until and unless a net external force acts on the object। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ या लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहेगा, और अगर वो मूव कर रहा है तो मूव करता रहेगा सेम स्पीड से सेम डायरेक्शन में, तब तक जब तक कि कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे ना लगे। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स उस ऑब्जेक्ट पे लग रहा है तभी ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज होगा, अदरवाइज ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होगा। इस लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इसको अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूं, लिखूं, तो ये लिख सकता हूं। दूसरी भाषा का मतलब मैथ्स की भाषा। क्या लिख सकता हूं कि इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू 0, देन
velocity vector is constant और acceleration is 0। अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन 0 होगा। ये एक सिंपल सा तरीका हो सकता है इस बात को स्टेट करने का, इस पूरे सेंटेंस को लिखने का। ठीक है? क्योंकि अगर एक्सेलरेशन 0 है तो मतलब जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होगा वो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा वेलोसिटी से, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होने का मतलब ना तो स्पीड चेंज हुई, ना ही डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हुआ। ठीक है? ये हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। ठीक? न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी पढ़ लेते हैं फटाफट, उसके बाद हम लोग अलग अलग टाइप के फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। अगला है न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ में और डिटेल में जा सकते हैं, पर अभी नहीं, अभी के लिए मैंने छोड़ दिया है, बाद में जाएंगे अगर मौका मिलेगा, और आपकी सिलेबस में हुआ तो मुझे ध्यान नहीं आपके सिलेबस में है कि नहीं है ये। अगर होगा तो मैं बता दूंगा। आपकी बुक मेरे सामने ही है, खोल लूंगा मैं उसको। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? ये कहता है कि द नेट force acting on a body is equal to rate of change of its momentum। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें पहले मोमेंटम के बारे में बात करनी होगी। मोमेंटम जिसको हम p से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली ये भी वेक्टर है तो p वेक्टर लिखा जा सकता है। तो मोमेंटम इज सिंपली मास इनटू वेलोसिटी। कहने का मतलब कोई ऑब्जेक्ट है मास m का, और अगर ये वेलोसिटी v वेक्टर से मूव कर रहा है तो इसका मोमेंटम p वेक्टर इज इक्वल टू मास इनटू v वेक्टर होगा। इस तरीके से हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को, सॉरी, इस तरीके से हम मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जो नेट फोर्स, अगर इसके ऊपर लेट से नेट फोर्स लग रहा है एफ नेट, नेट एक्सटर्नल फोर्स है ये, तो कह रहा है कि नेट एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल लिख नहीं रहा, इसका मतलब ऑटोमेटिकली स्टूड अंडरस्टूड है कि एफ नेट वेक्टर इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इनटू वेलोसिटी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब डेल्टा पी वेक्टर बाय डेल्टा टी। ठीक है? दैट इज इक्वल टू डेल्टा एम वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। मास ऑब्जेक्ट का अगर कांस्टेंट है तो लिख सकते हैं, सॉरी, देयरफॉर इफ मास इज कांस्टेंट तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू डेल्टा वी वेक्टर बाय डेल्टा टी, दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर। लेकिन इसके लिए कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट होना चाहिए, और ये कंडीशन हम हमेशा ही मीट कर लेते हैं क्योंकि मास तो कांस्टेंट ही रहता है। इसलिए फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी हम इस डायरेक्टली अप्लाई करते हैं उन ऑब्जेक्ट्स के लिए जिस ऑब्जेक्ट का मास टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा हो। अब आप बोलोगे सर ऐसा हो सकता है क्या कि मास टाइम के साथ चेंज हो रहा हो सकता है, ऐसा सिस्टम बनाया जा सकता है, पर अभी हम उस सिस्टम के बारे में चर्चा नहीं करेंगे। क्लास 9th में तो बिल्कुल नहीं करेंगे, क्लास 11th में थोड़ी बहुत चर्चा उन सिस्टम्स के बारे में होगी जहां पर हम सिस्टम का मास चेंज कर रहे होंगे। ठीक है? तो अगर मास कांस्टेंट है तो नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपका न्यूटन सेकंड लॉ का फाइनल फॉर्म हो जाएगा। ओरिजिनल फॉर्म क्या है? ओरिजिनल फॉर्म है नेट फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ये आपका ओरिजिनल फॉर्म है। ठीक है? मोमेंटम क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन सेम एज वेलोसिटी। ठीक है बेटा? इसको फटाफट कॉपी कर लेंगे एक बार।
इन सब चीज़ों को हम डिटेल में दोबारा से पढ़ेंगे, ठीक है? अभी मैं बस एक बार शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, फिर डिटेल में आपकी बुक के हिसाब से हम लोग दोबारा से पढ़ लेंगे, चिंता ना करिए। कॉपी हो गया? कॉपी हो गया? हाँ यस सर। सर। ओके। तो आगे बढ़ते हैं फिर। जब मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाना शुरू किया था, मेरे को पता नहीं क्यों याद ही नहीं आ रहा आपको मैंने क्या-क्या पढ़ाया। हल्का-हल्का याद है, पूरा याद नहीं है। मुझे ये बताओ मैंने आप लोगों को फोर्सेस और उसके टाइप्स पढ़ाए थे? कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स वगैरह पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? यस सर, पढ़ाए थे। पढ़ाया था। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या-क्या होते हैं? फ्रिक्शन, टेंशनल फोर्स। फ्रिक्शन के बारे में मैंने बोला था ज़्यादा अपन को अपन बात करेंगे नहीं। नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स बताया था मैंने, एक्सप्लेन किया था नॉर्मल फोर्स और टेंशन फोर्स को? यस सर। यस सर, बताए थे। ओके। फ्रिक्शन मैंने बोला था कि अभी ज़्यादा नहीं पढ़ना है, राइट? हाँ सर। ठीक है। और मैंने लेकिन स्प्रिंग वाले फोर्स के बारे में कोई खास चर्चा नहीं की थी, राइट? हाँ सर। तो एक बार स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। आपकी बुक मैंने सामने रख ली तो मुझे ज़्यादा आइडिया लग रहा है। स्प्रिंग फोर्स एक टाइप्स ऑफ फोर्सेस में एक स्प्रिंग फोर्स छूट गया था और एक फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन भी छूट गया था। हालांकि वो नॉर्मल फोर्स ही होता है, बट कोई बात नहीं। स्प्रिंग फोर्स के बारे में पहले बात कर लेंगे। स्प्रिंग फोर्स बेसिकली टेंशन फोर्स ही है, बट ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। मतलब तरीका वही होता है, बट इसका मैग्नीट्यूड अलग तरीके से काम करता है। स्प्रिंग के साथ कभी खेले हो आप लोग? स्प्रिंग के साथ कभी खेले नहीं हो? पेन में से कभी स्प्रिंग निकाल के नहीं खेले उससे? बता दो। थोड़ा बहुत हाँ आंसर सर। दोगे तो अच्छा लगता है। ज्यादा नहीं बोलना है, जितना पूछो उतना ही बोलना है। ये मान लो एक स्प्रिंग है। स्प्रिंग को मैंने टेबल के ऊपर रख दिया, तो इसकी एक नेचुरल लेंथ होती है एल नॉट, है ना? ये एक ही पर्टिकुलर लेंथ पे रहता है। अपने आप छोड़ दोगे तो कि अपने आप चेंज होती रहती है इसकी लेंथ? अगर इसको अकेला छोड़ दोगे तो इसकी एक फिक्स लेंथ होती है कि अपने आप चेंज होती रहती है टाइम के साथ? ये एक फिक्स लेंथ पे रहता है ना स्प्रिंग, यस सर। अगर ये अकेला है तो। ठीक। अब क्या हुआ, इस ये जो अपनी लेंथ पे रखा हुआ है बिना किसी छेड़छाड़ के, जिस लेंथ पे ये पड़ा रहता है, उस लेंथ को हम कहते हैं एल नॉट या फिर नेचुरल लेंथ। तो क्या बोलते हैं? नेचुरल लेंथ। अब स्प्रिंग जो है ना, एक तरीके का आपका कहेंगे ढीठ वस्तु है। कैसी वस्तु है? ढीठ वस्तु है। ढीठ का मतलब
अकड़ू है, मतलब ये बोलता है भाई मैं इस जिस लेंथ का उसी लेंथ का रहना चाहता हूँ, मेरे को ज़्यादा छेड़ो तुम मत। ये आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि अगर एक स्प्रिंग पड़ी हुई है, अगर आप उसे दबाते हो, तो क्या करती हो? वो एक्सटेंड होने की कोशिश करती है और अगर आप उसे खींच के लंबा करते हो, तो वापस से छोटा होने की कोशिश करती है, राइट? हाँ या ना? यस सर। अगर आप इसे प्रेस कर दोगे, तो ये फैलने की कोशिश करेगा और खींच दोगे तो छोटा होने की कोशिश करेगा, राइट? यही करता है ना ये? हुँ? तो यही आपके स्प्रिंग की खास बात है। तो इसलिए हम लोग क्या एक काम करते हैं, इस स्प्रिंग को जिसकी नेचुरल लेंथ एल नॉट है, इसको एक एंड इस स्प्रिंग को उठाकर ऐसे रख देते हैं कि इसका एक एंड दीवार से फिक्स हो गया। ये लेंथ क्या हो गया इसका? बस हमने यहाँ पे छोड़ रखा तो ये इतनी लेंथ का ये एल नॉट है। फिर मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को खींचा, यहाँ से पकड़ के, इस एंड से पकड़ के खींचा। तो स्प्रिंग कैसा हो जाएगा? थोड़ा लंबा हो जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा इसका एंड। ये स्प्रिंग सोच कुछ ऐसा हो जाएगा, है ना? ये इसकी नेचुरल लेंथ थी और ये इसमें क्या हुआ, इसको मैं लिख रहा हूँ x, ये x क्या है? आपका एक्सटेंशन है। क्या है ये? एक्सटेंशन, है ना? अगर आप इसको पकड़ के ऐसे खींचते हो, इसका लेंथ एक्सटेंड होके एल नॉट प्लस एक्स हो जाता है, तो ये स्प्रिंग आपको वापस अपनी तरफ खींचेगी। बेसिकली क्या हुआ, आपने स्प्रिंग को खींचा, आपने स्प्रिंग को खींचा फोर्स लगा के एफ एक्सटर्नल, ठीक है? बदले में स्प्रिंग ने आप पे वापस फोर्स लगाया उल्टी तरफ एफ एक्स, ठीक है? फोर्स बाय स्प्रिंग। बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ मैं क्लियरली कह सकता हूं कि ये जो एक्सटर्नल फोर्स है, इट इज इक्वल टू फोर्स बाय स्प्रिंग। हाँ या ना? दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, ठीक है? समझ में आई बात? एक्चुअली ये जो फोर्स होता है, दिस इज इक्वल टू के इंटू एक्स। इस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक कांस्टेंट लगता है के, ये के अलग अलग स्प्रिंग के लिए अलग अलग होगा। इस के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है? मैं चाहूं तो उल्टी हरकत भी कर सकता हूं। मैं चाहूं तो उस स्प्रिंग को खींचने की जगह दबा भी सकता हूं। ये इसकी नेचुरल लेंथ थी, मैंने इसको पुश करके, स्प्रिंग को पुश करके इसे दबा दिया, तो स्प्रिंग की अब लेंथ मान लेते हैं ऐसी इतनी हो गई है। ठीक है? ये दब गया है मान लेते हैं एक्स से। इस एक्स को हम क्या बोलेंगे? क्योंकि ये वाला भी एक्स था, ये वाला भी एक्स था, बट यहाँ पर एक्स क्या है? बढ़ा था, यहाँ पे एक्स से लेंथ डिक्रीज हुई है। यहाँ एक्स से लेंथ इंक्रीज हुई थी, यहाँ एक्स से लेंथ डिक्रीज हुई है। इस एक्स को हम बोलेंगे कंप्रेशन। इसके लिए हमें क्या करना पड़ा था? हमें इस स्प्रिंग पे बाहर से ऐसे फोर्स लगाना पड़ा था, एफ एक्सटर्नल। बदले में स्प्रिंग ने हम पर उल्टा फोर्स लगाया, फोर्स बाय स्प्रिंग। यहाँ पर भी क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ वैलिड होगा, हमने स्प्रिंग पे फोर्स लगाया एफ एक्सटर्नल, बदले में स्प्रिंग ने हम पे फोर्स लगाया एफ स्प्रिंग। तो क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग दोनों फोर्सेस इक्वल होते हैं, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू फोर्स बाय स्प्रिंग, और ये भी इक्वल होगा के एक्स के बराबर, ठीक है? दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू के एक्स, जहाँ के क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट। इस तरीके से
स्प्रिंग वर्क करता है। समझ में आया कि नहीं आया? और ध्यान दीजिए, एक बात और समझ लीजिए, मैंने स्प्रिंग को इधर खींचा, है ना? स्प्रिंग ने मुझे उधर खींचा, पर स्प्रिंग आगे तो नहीं आया ना, स्प्रिंग एक्सेलरेट तो नहीं कर रहा ना मेरे फोर्स के साथ, तो स्प्रिंग को कोई ना कोई रोक रहा है। मैंने अगर स्प्रिंग को इधर खींचा तो इस दीवार ने स्प्रिंग को उधर खींचा, और इसने इस स्प्रिंग ने दीवार को इधर खींचा। ये ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा तब अगर हम ये वाला एग्जांपल लें, ब्लॉक वाला। ये आपके बुक में डायग्राम बना हुआ है, मैं उसी डायग्राम का यूज कर ले रहा हूँ। ये देखो, ये आपका स्प्रिंग है नेचुरल लेंथ पर, दो ब्लॉक्स ए और बी से अटैच्ड है। हमने क्या किया, इसको दबा दिया, दोनों ब्लॉक्स को पास पास ले आया। तो क्या करेगा, स्प्रिंग दोनों ब्लॉक्स को ढकेलेगा। अगर स्प्रिंग की लेंथ को मैंने x से डिक्रीज किया है, तो स्प्रिंग दोनों ब्लॉक्स को kx फोर्स से ढकेलेगा। ठीक है, दूर दूर ढकेलेगा। और अगर मैंने इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज कर दिया है, तो स्प्रिंग दोनों ब्लॉक्स को खींचेगा अंदर की तरफ अपनी लेंथ कम करने के लिए। ये दोनों ही फोर्स किसके बराबर होंगे, k इंटू एक्स के बराबर होंगे, जहां k क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ दिस स्प्रिंग। स्प्रिंग कांस्टेंट हर स्प्रिंग का अलग अलग होता है। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका स्प्रिंग फोर्स, फोर्स बाय स्प्रिंग। अगला आपका टॉपिक है फोर्स एक्सर्टेड ड्यूरिंग कोलिजन। इससे पहले कि मैं फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन पढ़ाऊं, स्प्रिंग में जो मैंने लिखा है उसको आप कॉपी कर लीजिए फटाफट। कॉपी हो गया सबका? हाँ सर। ओके, फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन देखना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि होता बेसिकली नॉर्मल फोर्स ही है, सिर्फ जबरदस्ती आपकी बुक में एक अलग से बना रखा है, इसलिए दिखाना पड़ रहा है। ए बी की तरफ मूव कर रहा है, बी ए की तरफ मूव कर रहा है, दोनों टकराएंगे तो क्या होगा, जब दोनों कांटेक्ट में आएंगे दोनों एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएंगे। यही है आपका फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन। इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ए की वेलोसिटी इधर हो जाएगी वापस से, बी की वेलोसिटी उधर चली जाएगी वापस से, और दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से दूर दूर मूव करने लगेंगे। एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता है, डिटेल में 11th क्लास में पढ़ेंगे, बट आपकी बुक में इतना है, इतना ही जानो। मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोलिजन के दौरान जब दो चीजें कोलाइड करती हैं तब भी दोनों के बीच में फोर्स लगता है, और ये फोर्स बहुत ही स्पेशल टाइप का फोर्स होता है। ये बहुत ही बड़ा फोर्स होता है जो बहुत ही छोटे टाइम के लिए लगता है, बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगता है बहुत ही छोटे टाइम के लिए। इस टाइप के फोर्स को हम कहते हैं इम्पल्सिव फोर्स। क्या बोलते हैं, इम्पल्सिव फोर्स। इम्पल्सिव, इम्पल्स होता है ना, इम्पल्सिव फोर्स, ये बहुत ही बड़ा फोर्स होता है फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस में आपको सारे बता चुका हूँ। न्यूटन्स थर्ड लॉ में आपको काफी डिटेल में बता चुका हूँ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मैंने आपको लॉ ऑफ इनर्शिया बोला तो था, पर ज्यादा मैंने क्लियर नहीं किया, तो एक बार मैं टाइप ऑफ फोर्सेस जो छूट गया था उसको कवर करके वापस से जो मैंने दो लॉ आज पढ़ाए थे उन दो लॉस को आज खत्म करेंगे। ठीक है, अच्छे से डिटेल में खत्म कर लेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को हम लोगों ने क्या कहा था, लॉ ऑफ इनर्शिया कहा था। अब इनर्शिया क्या होता है, अ, देखो इनर्शिया होता है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू विच it can't change its state
of motion or rest by itself. कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं कर सकता, कोई ऑब्जेक्ट खुद से अपना स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं कर सकता। जो जिस स्टेट ऑफ मोशन में है, वो उसी स्टेट ऑफ मोशन में रहेगा तब तक जब तक कि कोई बाहरी आदमी उसकी मदद ना करे, जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उस पे एक्ट ना करे। ठीक है? अब फोर्स की यही डेफिनेशन है कि जिसकी वजह से स्टेट ऑफ मोशन चेंज होता है बेसिकली। ठीक है? इनर्शिया जो है, अगर मास इंक्रीज करता है देन इनर्शिया भी इंक्रीज करता है। मास इनर्शिया के ऊपर डिपेंड करता है, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, उतना ही मुश्किल होगा उस ऑब्जेक्ट का स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना। ठीक है? ये इनर्शिया 3 प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ इनर्शिया। टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया के टाइप्स क्या-क्या हैं? सबसे पहला है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मतलब कि जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, वो रेस्ट पर ही रहेगा तब तक जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स उसे मूव ना करे। ठीक है? इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल इसका वो ये ऐसा हो सकता है कि एक ट्रेन जो कि रेस्ट पर है, वो सडनली मूव करने लग जाए, तो क्या होगा? आप पीछे अगर जो आदमी उस ट्रेन में खड़ा होता है, वो पीछे की तरफ गिरता है। ऐसा क्यों हुआ समझिए। ट्रेन में आदमी खड़ा है, इसके पैर ट्रेन से जुड़े हैं, सर हवा में है। ट्रेन सडनली मूव करने लग गई, तो क्योंकि इसके पैर ट्रेन से जुड़े हुए हैं, पैर सडनली मूव करने लग गए। पर सर जो हवा में था, ये अपनी जगह पर ही रह गया। तो पैर आगे निकल गए, सर पीछे रह गया, आदमी पीछे की तरफ गिर जाता है। ठीक है? समझ में आई बात? ये क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसका एक और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है। एक कार्डबोर्ड है, जिसके ऊपर कॉइन रखा हुआ है और नीचे ग्लास है, कांच का ग्लास है या कोई भी पानी पीने का ग्लास है। अगर मैं इसको सडनली अपनी उंगलियों से स्ट्राइक करूं, तो देखूंगा कार्डबोर्ड निकल जाएगा, कॉइन इसी ग्लास के अंदर गिर जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस कॉइन के पास इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, इस पे किसी ने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, इसलिए अपनी जगह पर ही रह गया। कार्डबोर्ड आगे निकल गया, ये अपनी जगह पे ही रह गया, और अपनी जगह पे रह गया, कार्डबोर्ड नीचे से निकल गया, तो ये अल्टीमेटली ग्लास के अंदर गिर गया। इट हैपेंस ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है? और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके। आप अगर स्टिक से किसी गद्दे को या तकिए को बीट करो, मारो, पीटो, तो क्या होगा? उसमें से डस्ट बाहर आती है। अब कई बार ऐसा हुआ है मेरी क्लास में कि जब मैंने ये एग्जांपल दिया, तो लोगों ने कहा सर ये तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, कि हमने उसको डंडा मारा, उसने हमें धूल मारा। जवाब है ऐसा नहीं होता। जब हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, एक्शन रिएक्शन का बात करते हैं, तो हम दोनों चीजें फोर्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर क्या हुआ है, जब हमने स्टिक से आपके गद्दे को बीट किया, तो गद्दा जो स्टिक के साथ कांटेक्ट में आया, वो सडनली मोशन में आ गया, गद्दे का पोर्शन। पर उसका जो धूल था, जो उसके अंदर जो डस्ट था, वो अपनी जगह पर ही रह गया, और इस वजह से गद्दे से बाहर छूट गया। वो बाहर निकला नहीं है, बाहर छूट गया है। ठीक है? इट हैपेंस ड्यू टू इनर्शिया। आपका इनर्शिया का या इनर्शिया ऑफ रेस्ट का अ, एक और एग्जांपल क्या दे सकते हो आप? इनर्शिया ऑफ रेस्ट का सडनली मतलब मोशन शुरू करना। किसी भी केस में आप सडनली मोशन शुरू करो, तो कुछ हरकत देखने को मिल सकती है। हाँ, कभी ऐसा हो सकता है कि आपके
पेड़ के ब्रांचेस से कोई फल लगा हुआ है और आपने उस ब्रांच को मूव किया, सडनली झटका दिया, तो वो फ्रूट जो है वो टूट कर गिर जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फल रेस्ट पे था, वो अपनी जगह पे ही रहना चाहता था, आपने सडनली प्लांट को मूव आपकी डंडे को उसकी ब्रांच को मूव किया, तो ब्रांच अलग हट गई, फल अपनी जगह पे रह गया, तो अल्टीमेटली फल गिर गया। ऐसा जनरली लोग आम के फल के साथ करते हैं, या और भी किसी अच्छे फल के साथ लोग कर सकते हैं ऐसा उसको तोड़ने के लिए। ठीक है? तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अगला है इनर्शिया ऑफ मोशन। दूसरा एग्जांपल क्या है? दूसरा टाइप ऑफ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहते हैं? ये कहता है कि जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मूव करता रहेगा सेम स्पीड से अलोंग सेम डायरेक्शन, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में ही मूव करना चाहेगा। क्या होता है इसका एग्जाम्पल? बहुत सिंपल सिंपल से है। अगर आप साइकिल चला रहे हो, एकदम से साइकिल का पैडल मारना बंद कर दो, तो ऐसा नहीं होता कि साइकिल सडनली रुक गई, वो मूव करती रहती है। क्यों करती रहती है? ड्यू टू इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके, जैसे कि कई बार कुछ लोग चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश करते हैं और गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही आदमी चलती हुई ट्रेन से उतरने की कोशिश किया, उस जैसे ही वो उतरा, उसके पैर सडनली ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आए और रेस्ट पे रह गए, और उसका सर रेस्ट पे नहीं आया, तो पैर पीछे रह गया, सर आगे निकल गया, आदमी गिर जाएगा। ठीक है? इसलिए ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। चलती ट्रेन से उतरना, चलती ट्रेन में चढ़ना, चलती बस से उतरना, चलती बस में चढ़ना, ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि कभी आप किसी ट्रेन में बैठ के खड़े होके जा रहे हो और सडनली ट्रेन में ब्रेक लगता है, तो आप आगे की तरफ गिर जाओ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ट्रेन रुकी तो आपके पैर तो ट्रेन के साथ रुक गए, पर सर नहीं रुका और आप आगे की तरफ गिर सकते हो। ठीक है? और एग्जाम्पल अगर आप किसी एथलीट को लॉन्ग जंप लेना है, तो लॉन्ग जंप लेने से पहले वो कुछ देर तक दौड़ता है, ताकि उसकी बॉडी में इनर्शिया आ जाए, एक वेलोसिटी आ जाए। उस इनर्शिया की वजह से वो अपने जंप को लंबा कर सकता है। ठीक है? ये सारे एग्जाम्पल्स हैं आपके इनर्शिया के, इनर्शिया ऑफ मोशन और इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। ठीक है? अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में ज्यादा डिस्कशन के लिए देखा जाए तो नहीं है, पर मोमेंटम के बारे में कुछ बातें करना जरूरी है। मोमेंटम का यूज मैंने बस एक फॉर्मूला बता के खत्म कर दिया, उतना कम हम लोग मोमेंटम के बारे में नहीं पढ़ सकते। न्यूटन सेकंड लॉ मैंने आपको ठीक से पढ़ा दिया है कि न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है। फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वेयर मोमेंटम इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। ये एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाद में हमने इससे डिराइव किया था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन भी हो सकता है। ठीक है? लेकिन मोमेंटम में थोड़ा बहुत चीजें हम और पढ़ना चाहेंगे। मोमेंटम एक्चुअली क्या है? देखा जाए तो मोमेंटम इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यही मोमेंटम है। मोमेंटम क्या है? मोमेंटम है आपका मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है? चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? अच्छा, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट है लेट्स से, जो वेलोसिटी u से मूव कर रहा है, थोड़ी देर बाद वही ऑब्जेक्ट वेलोसिटी v से मूव करने लग जाता है, तो इसका इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी को आप लिख सॉरी चेंज इन मोमेंटम को आप लिख सकते हो मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम इज नथिंग बट मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी, ऐसे लिखा जा सकता है। और यहीं से हम लोगों ने डिराइव किया था कि आपका जो फोर्स होगा डेल्टा पी बाय डेल्टा टी, दैट इज मास इनटू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। डेल्टा वी बाय डेल्टा टी को हम लोगों ने लिख दिया था एक्सेलरेशन, तो आपका फोर्स हो गया था मास इनटू एक्सेलरेशन।
मैं इसमें क्या चीज़ पढ़ाना चाहता हूँ, मैं इसमें सिर्फ़ आपको एक एग्ज़ाम्पल कराना चाहता हूँ जिससे कि आपको मोमेंटम का कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है लेट्स से 2 केजी। ये 10 मीटर पर सेकंड से आगे की तरफ जा रहा है। आगे दीवार है, ये ऑब्जेक्ट मान लो ये बॉल है, ये बॉल जाके दीवार से टकराती है। दीवार से टकरा के वापस आ जाती है विद वेलोसिटी 5 मीटर्स पर सेकंड। हमें बताना है कि व्हाट इज़ द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉडी। इस ऑब्जेक्ट का जो 2 केजी का जो ऑब्जेक्ट है, इसका चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ अगर ये 10 मीटर पर सेकंड से जाते हुए दीवार से टकराता है और वापस आ जाता है 5 मीटर पर सेकंड से। फटाफट कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बतलाइए। कॉपी हो गया सबका? सही, सॉल्व हुआ ये क्वेश्चन किसी का भी? आंसर बताओ। देखो, ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी मतलब 2 केजी इंटू 10 मीटर पर सेकंड दैट इज़ इक्वल टू 20 केजी मीटर पर सेकंड। ये लिख सकता हूँ इनिशियल मोमेंटम इज़ इक्वल टू इतना। P final is equal to final momentum is equal to mass 2 kg into इसकी velocity 5 meter per second that is equal to 10 kg meter per second। इसलिए क्या लिख सकता हूँ कि change in momentum is equal to final momentum minus initial momentum that is equal to minus 10 kg meter per second। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता? यस सर। यस सर। ये बिल्कुल सरासर गलत है। क्यों गलत है? ये इसलिए गलत है क्योंकि मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसका सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ मैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले मुझे असाइन करना होगा एक साइन कन्वेंशन। मैं बोलूंगा लेट्स से राइट डायरेक्शन को प्लस ले लिया, लेफ्ट डायरेक्शन को माइनस ले लिया। तो ऐसे में मैं लिखूंगा कि P इनिशियल इज इक्वल टू इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू 2 kg इंटू 10 मीटर पर सेकंड दैट इज इक्वल टू 20 kg मीटर पर सेकंड। ये एकदम सही है। बट फाइनल मोमेंटम जब मैं लिखूंगा तो लिखूंगा कि दिस इज इक्वल टू 2 kg इंटू वेलोसिटी। इसकी देखिए लेफ्ट साइड में है नेगेटिव डायरेक्शन में, इसलिए 2 kg इंटू माइनस 5 मीटर पर सेकंड दैट इज इक्वल टू माइनस 10 kg मीटर पर सेकंड। Therefore, change in momentum is equal to P final minus P initial is equal to minus 10 minus 20 that is equal to minus 30 kg मीटर पर सेकंड। ये करेक्ट आंसर है, ये इनकरेक्ट है। समझ में आया कि नहीं आया? बता दो। यस सर। समझ में आया? यस सर। मोमेंटम वेक्टर यस क्वांटिटी सर। है, इसमें आप हमेशा साइन कन्वेंशन का यूज करोगे। ठीक है बेटा?
कॉपी हो गया? हाँ सर। ठीक है। अच्छा, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स ऑन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। देखिए, हमने क्या देखा है अगर ध्यान दिया जाए तो फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यही है ना हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको हम लोग थोड़ा-सा इसके ऊपर बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें हम इन फैक्टर्स का कुछ यूज़ कर रहे होंगे। तो सबसे पहला एग्जांपल आप देख सकते हो कि व्हाइल कैचिंग अ बॉल द क्रिकेटर विथड्रॉज हिज हैंड्स अलोंग विद द बॉल। अगर आपने कभी भी क्रिकेटर को कैच करते हुए देखा हो, किसी फील्डर को कैच करते हुए देखा हो, किसी ऑब्जेक्ट को या खुद से कभी कुछ चीज़ को कैच किया हो, तो आपने एक चीज़ ज़रूर गौर की होगी कि कैच करते वक़्त हम अपने हाथ का मोशन बॉल के मोशन की डायरेक्शन में ला देते हैं। अगर बॉल हमारी तरफ आ रही है, तो हम कैच करते वक़्त हाथ को बॉल के साथ मूव कराते हैं। ऐसा क्यों कराते हैं? ताकि कैच करने में हमें टाइम ज़्यादा मिले, ये डेल्टा टी बड़ा हो जाए, क्योंकि डेल्टा पी तो वही रहेगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें 0 करनी है। इनिशियल वेलोसिटी जो भी थी, तो फाइनल मोमेंटम 0 करना है, 0 माइनस इनिशियल मोमेंटम विल बी द चेंज इन मोमेंटम। बट डेल्टा टी क्या होगा? जितने टाइम के लिए जितना टाइम लगा आपको कैच करने में, अगर आप सीधे एक झटके में कैच करने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ में चोट लगेगी। आपको चोट से बचने के लिए बॉल को धीरे-धीरे कैच करने के लिए अपने हाथ को बॉल के साथ मूव करना चाहिए। ठीक है? ये बात क्रिकेटर को अच्छे से पता है, इसलिए वो यही काम करता है। दूसरा, जब अगर वो जो लॉन्ग जंपर था, जो जंप करने से पहले कुछ देर दौड़ता था, वो जंप करके गिरता कहाँ पर है? किसी सैंड पे गिरता है या फ़ोम पे गिरता है। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? क्योंकि सैंड या फ़ोम सॉफ्ट होता है, वो थोड़ा-सा दबता है। जब वो दबेगा तो दबने में थोड़ा टाइम लगेगा तो डेल्टा टी बढ़ेगा, डेल्टा पी वही है, तो आपका जो फ़ोर्स है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, चोट कम लगेगी। सॉफ्ट चीज़ों पे गिरने से, सॉफ्ट चीज़ों पे लैंड करने से चोट कम इसलिए लगती है क्योंकि सॉफ्ट चीज़ें थोड़ा-सा शेप चेंज करती हैं और शेप चेंज करने में जो टाइम लगता है, उस टाइम के हिसाब से फ़ोर्स डिक्रीज़ हो जाता है। ठीक है? इसी का एक और एग्ज़ाम्पल है, सेम टू सेम एग्ज़ाम्पल है बट इस बार आदमी की जगह हम लोग ग्लास को गिराएँगे। एक ग्लास का कोई बर्तन अगर आप ज़मीन पे गिराओ तो टूट जाएगा, लेकिन उसी बर्तन को अगर आप बेड के गद्दे पे गिराते हो तो वो नहीं टूटता है। क्यों नहीं टूटता है? सेम एक्सप्लेनेशन है। बेड का गद्दा सॉफ्ट है, वो थोड़ा-सा डिफ़ॉर्म होगा, डिफ़ॉर्म होने के लिए टाइम लगेगा तो डेल्टा टी बड़ा होगा तो फ़ोर्स छोटा हो जाएगा और बर्तन आपका ग्लास का जो कोई भी वेसल है वो टूटेगा नहीं। ठीक? अब बात करनी थी फिर हमें न्यू तो ये आपके बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों कवर हो चुके हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ में लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुका था, ठीक है? काफ़ी डिटेल में कवर कर लिया था मैंने। लेकिन हाँ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के कुछ एग्ज़ाम्पल्स मैंने कम कराए थे, ठीक है? वो एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बार आपकी बुक वाले सारे के सारे डिस्कस कर देता हूँ, जिससे कि हमारा ये वाला पोर्शन पूरा खत्म हो जाए न्यूटन्स लॉज़ ऑफ मोशन वाला। एक तो मैंने बुक ऑन टेबल तो पूरा बताया था कि बुक का वेट ये तो अच्छे से बताया था, काफ़ी डिटेल में बताया था, आपकी बुक में उतने डिटेल में नहीं है, ठीक है? पुशिंग अ वॉल भी मैंने बताया था कि अगर आप वॉल को पुश कर रहे हो तो बदले में वॉल आपको वापस से पुश करता है। नेक्स्ट है मोशन ऑफ बोट मूविंग अवे फ्रॉम द शोर। क्या होता है कि अगर आपने कभी देखा हो एक कभी बोट पे अगर चढ़े हो तो जो बोटमैन होता है वो बोट का मोशन शुरू करने के लिए क्या करता है, सीधे चप्पू नहीं मारता। शोर पर क्या करता है, शोर में कोई भी पोल वोल होगा, कुछ जगह होगी, उसको धक्का लगाता है। जब वो पोल को धक्का लगाता है, तो बदले में पोल उस फिशरमैन को और साथ में बोट को धक्का लगाता है, जिससे बोट मूव करने लगती है, ठीक है? अगर बोट का मोशन हम पानी में देखें, तो पानी में क्या करता है, जब वो चप्पू चलाता है, चप्पू समझते हो ना आप लोग? अ, चप्पू समझते हो? ओर, वो जो ओर है, उस ओर से क्या करता है वो सॉरी बोटमैन जो है,
वो पानी को पीछे ढकेलता है, बदले में पानी बोट को आगे ढकेलता है। तो बेसिकली न्यूटन थर्ड लॉ का यूज करके ही बोट चल रही है। न्यूटन थर्ड लॉ के बिना मोशन शुरू करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, दो एग्जांपल खास तौर से मुझे आपको बताने से आपकी बुक में है और मैं भूल गया था लास्ट क्लास में बताना। एक है फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। क्या होगा, आपने कभी भी अगर किसी को भी बुलेट फायर करते हुए देखा हो या खुद फायर नहीं भी किया हो, सिर्फ एक्टिंग भी करी हो हाथ से, तो आपने देखा होगा कि जब भी आप बुलेट फायर करने का एक्शन करते हो, आप अपने हाथ को पीछे लेके जाते हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा आप क्यों करते हो? क्योंकि आपने ये चीज़ ऑलरेडी देखी हुई है और आप इस चीज़ को जानते हो, बस आप ठीक से इसको वर्ड्स में डालना अभी तक नहीं जानते थे। क्या होता है, आपके गन ने बुलेट को पे आगे की तरफ फोर्स लगाया, जिससे बुलेट आगे गया। तो बदले में बुलेट ने गन पे पीछे फोर्स लगाया, इसलिए गन पीछे जाती है और आपका हाथ पीछे आता है। ठीक है? रॉकेट का मोशन भी पूरी तरीके से न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड है। क्या करता है रॉकेट? रॉकेट अपने अंदर से फ्यूल को इजेक्ट करता है, फ्यूल पे नीचे फोर्स लगाता है, बदले में फ्यूल रॉकेट पे ऊपर फोर्स लगाता है और रॉकेट ऊपर जाता है। ठीक है? फ्यूल बोल लो या गैसेस बोल लो, जिस गैसेस को रॉकेट नीचे पुश करता है, बदले में गैसेस रॉकेट को ऊपर पुश करती हैं। आप इस रॉकेट की जगह एक बलून में हवा भर के उसको छोड़ सकते हो। आप देखोगे कि हवा जब बलून से पीछे निकलती है, मतलब बलून ने हवा पे पीछे फोर्स लगाया और बदले में हवा बलून पे आगे फोर्स लगाती है और बलून आगे की तरफ मूव करेगा। अगला है मोशन ऑफ मून मैन ऑन ग्राउंड। ग्राउंड पे आदमी चलता है तो क्या करता है, वो फ्रिक्शन का यूज करते हुए ग्राउंड को पीछे ढकेलता है, बदले में ग्राउंड आदमी को आगे ढकेलता है और यही फोर्स है जिसकी वजह से आदमी मूव कर पाता है। कई बार ये होता है कि आप बोट से सैर करके कोने पे उतरना चाहते हो, तो होता ये कि जब आप उतर रहे होते हो तो आपको उतरने से बोट पीछे की तरफ खिसक जाती है। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है न्यूटन थर्ड लॉ की वजह से, क्योंकि आप जब शोर की तरफ जा रहे हो तो आप बोट से चाहते हो कि बोट आपके शोर की तरफ फोर्स लगाए, इसलिए आप बोट पे शोर से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हो। इसलिए आप शोर की तरफ जाते हो और बोट शोर से पीछे चली जाती है, दूर चली जाती है। कैचिंग अ बॉल का एग्जाम्पल ये दोबारा लिख दिया आपकी बुक में, वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो ये आपके न्यूटन के तीनों लॉज हो गए हैं। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तीनों हम कवर कर चुके हैं 2 क्लासेस में। आपका एक काम है फोर्स, क्या फोर्सेस भी अलग-अलग टाइप के फोर्सेस भी हम लोग कवर कर चुके हैं। आपका एक काम है नेक्स्ट क्लास से पहले आप आपका ये जो बुक है उसका एक्सरसाइज 3D तक पूरा सॉल्व कर लोगे। एक्सरसाइज 3D जो आपका इस बुक में है, यहाँ तक आप पूरा सॉल्व कर लेंगे नेक्स्ट क्लास से पहले। और कोई डाउट होगा तो मुझसे उसमें पूछ लेंगे, क्योंकि अगली क्लास के लिए आपके इस चैप्टर में बहुत कम बचा हुआ है। नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और जो 3D तक के जो डाउट्स हैं वो भी मैं डिस्कस कर लूँगा आपके क्लास में। ठीक है बेटा? अभी तक जो पढ़ा है सबको समझ में आया इस चैप्टर में? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा, तो देखो आज के क्लास का टाइम थोड़ा-सा 5 मिनट लेट शुरू हुई थी क्लास, लेकिन टाइम पर खत्म हो रही है, तो थोड़ी बहुत बातें मैं कर लूँगा। और हम लोगों ने मोशन इन वन डायमेंशन खत्म कर दिया, राइट? पहले पढ़ चुके हैं, है ना? हाँ मोशन सर। 1D खत्म यस हो गया। सर। लॉज ऑफ मोशन आपका नेक्स्ट क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है? मैं लास्ट क्लास में थोड़ा बात किया था पर ओके भूल गया सर। हूँ सिलेबस के लिए। प्रेशर इन फ्लूइड्स एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर सबका आ रहा है क्या? यस सर। यस सर, यस सर। ये सबका आ रहा है, ओके। और क्या कराना है हमको? आपके ये हाफ ईयरली का सिलेबस बता रहे हो कि यूनिट टेस्ट का सिलेबस बता रहे हो? हाफ ईयरली का। हाफ ईयरली का, ओके। उसके बाद अगला क्या होगा? अब थ्रस्ट, अब देखो ये होगा तो मैं ये साथ में ही कराऊंगा, ये दोनों तो एक साथ ही कराऊंगा, अलग अलग कराने का कोई मतलब नहीं। ठीक है? नेक्स्ट है हीट एंड एनर्जी, भी हाफ ईयरली में आ रहा है क्या आप लोगों के? हाँ सर, हीट एनर्जी आ रहा है। हीट एनर्जी सर भी हम लोग का अब थ्रस्ट नहीं आ रहा। अच्छा, आप लोगों का अब थ्रस्ट नहीं आ रहा है। सर हीट एनर्जी नहीं आ रहा, फाइनल में है। सर अच्छा, लेकिन हम लोग का हीट एनर्जी मिड टर्म में है। ठीक है, हीट एनर्जी भी ऐसा है, ओके। मतलब प्रेशर इन फ्लूइड सबका आ रहा है, राइट? यस यस सर। सर। ये यस दोनों, सर। ये किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा, ये भी किसी का आ रहा है किसी का नहीं आ रहा, ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हाँ सर आ रहा है। हाँ सर, आ रहा है। सबका आ रहा है नो सर, फाइनल टर्म है। फाइनल टर्म में, ओके। प्रोपेगेशन प्रोपेगेशन ऑफ साउंड वेव्स फाइनल नहीं टर्म। सर। किसी का नहीं है। करंट इलेक्ट्रिसिटी
नहीं सर। फाइनल टर्म। नो सर। मैग्नेटिज्म भी किसी का नहीं होगा, ठीक है। तो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं, इतना तो हो ही जाएगा। बट फिर भी मैं एक काम करूंगा, 4th चैप्टर तो मैं कराऊंगा, 4th के बाद 5th में कराऊंगा, ठीक है। 6th और 7th में अपन लोग देख लेंगे, अगर ज्यादा दिक्कत हो रही होगी तो एक इस क्लास में मैं एक चैप्टर करा दूंगा और आपकी मॉर्निंग वाली क्लास में दूसरा चैप्टर हो जाएगा, जिससे सबका कम से कम हाफ ईयरली के लिए तैयार हो पाए, ठीक है। वैसे तो कोशिश रहेगी दोनों क्लास में सारे चैप्टर हो जाए, पर अगर नहीं हो पा रहा होगा तो एक काम करेंगे, एक क्लास में हीट करा देंगे, एक क्लास में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट करा देंगे, जिससे कि सारे चैप्टर कवर हो जाए, आपको हाफ ईयरली में दिक्कत ना हो किसी को, ठीक है बेटा। ओके सर। ओके, बाद में आपको चैप्टर पढ़ाया जाएगा दोनों क्लासेस में, बट इस तरीके से करके हम लोग थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, मॉर्निंग क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है? लॉज ऑफ मोशन खत्म हुआ कि नहीं हुआ अभी तक? सर लॉज ऑफ मोशन खत्म हो गया। खत्म हो गया। प्रेशर फ्लूइड शुरू हो चुका है? सर अभी शुरू नहीं किया। अच्छा, शुरू नहीं किया, ओके, मतलब एक क्लास आगे चल रहा है ना वो, ठीक है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है। और जो होमवर्क दिया है उसको प्लीज खत्म कर लो सब लोग, ठीक है। आप लोगों को आपकी बुक से होमवर्क देने का कारण ज्यादा है कि क्या नाम है आपका, जो स्कूल का एग्जाम वगैरह होता है आपके बुक से बहुत रिलेटेड होता है, ठीक है। चलो फिर अगली क्लास में मिलेंगे, क्लास ओवर, टाटा बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा। सर